There is always a combination of two things. एक क्या कहते हैं how part है, एक what part है. What तो मेरे साथ ही है ना, because that I learned from my degree, मैंने काम किया. How you deal with people. जब किसी concept को आप materialize करते हैं practical life के अंदर, तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है. For me, it's just not a conversion from a technical supply chain, but it's a transformation भी थी. जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कोई करते हैं तो वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के साथ होती है. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देयर इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज. कोविड जहाँ तकलीफ दे अमल था, तकलीफ दे मरला था, वहीं पर सप्लाई चेन को जो सफर 15-20 साल में तय करना था, वो कोविड ने 2 साल में तय करा. सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करें, सिस्टम्स को इफेक्टिव करें, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मैनेज करें, सो दैट पीपल कैन सी कि आपने ये सिस्टम बनाया तो इसका एडवांटेज क्या है. सेक ऑफ सिस्टम बनाया, सेक ऑफ प्रोसेस बनाया, द सेक ऑफ बिजनेस बनाया. कोई फंक्शन ऊपर नीचे नहीं है. मैं इस पे बिलीव नहीं करता. जब कंपनी को आपको बेनिफिट दें तो इस तरह चलना पड़ता है. बिजनेस के वो एक बिजनेस इनेबलर है. आप इसके बिजनेस से अलग नहीं देख सकते. ये एक सपोर्ट फंक्शन नहीं है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आम आदमी हाजिर है आम आदमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ. दोस्तों, आज जो हमारे प्रोग्राम में जो गेस्ट हैं उनका नाम है नुमान लुत्फ़ी. नुमान साहब चीफ सप्लाई चेन ऑफिसर हैं स्माइल इंडस्ट्रीज़ में, और सप्लाई चेन के प्रोफेशन से रिलेटेड एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस अपने साथ कैरी कर रहे हैं. और हमारी आज की जो कन्वर्सेशन है नुमान साहब के साथ, ये आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद क्लियर करेगी कि सप्लाई चेन असल में है क्या, और सप्लाई चेन की इम्पोर्टेंस कितनी है हमारी इस लोकल इंडस्ट्री में और इंटरनेशनल इंडस्ट्री में. तो आइए चलते हैं और बात करते हैं नुमान साहब के साथ. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि नुमान साहब आज आपने टाइम दिया. और मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई टीम एंड माई प्रोग्राम एज वेल कि आप जैसा आदमी आज इतना एक्सपीरियंस कैरी करके हमारे प्रोग्राम में आज हमारे सामने बैठे. तो नुमान साहब, यहाँ से हम जो शुरुआत हम करेंगे ना, वो आपके अपने इंट्रोडक्शन से करेंगे, जहाँ से आपका कैरियर स्टार्ट हुआ, जहाँ से आपकी एजुकेशन आपने कहाँ से ली. तो अपने बारे में कुछ बताएं. तो ये चीज़ सबसे पहले लोगों का जानना ज़रूरी है कि भाई आप यहाँ पे आके बैठे हैं, तो जो गेस्ट जो भी कोई हैं उनका अपना इंट्रोडक्शन, उनके अपने लाइक राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, वो चीज़ हमें बताएं. थैंक यू काशिफ फॉर इनवाइटिंग मी. Thank you very much that you feel good that I'm here, and I'm also feeling proud that I'm here and I'm talking to आम आदमी basically. And I think that's very important कि हम जब कोई सब्जेक्ट के कुछ इस बात करें तो उसको इतनी आम जबान में करें कि हर आदमी को समझ में आए, उसको आसान बनाए, सहल बनाए. रादर कि इतना मुश्किल कर दें कि दूसरे वाले को समझ में ना समझे कि यार बड़ा मुश्किल काम है. ये नहीं करना चाहिए. तो भेजने के मकसद ये भी बीइंग अ टीचर, क्योंकि एक इनहेरिटेड है फैमिली से. फादर प्रोफेसर थे, आलिम थे, तो वो एक टीचर का एक ब्लड बड़े भाई प्रोफेसर थे. सो तो वो एक ब्लड के अंदर जो है ना टीचिंग तो मौजूद है. सो और टाइम के साथ साथ वो पॉलिश भी होती चली जाती है. आप नौकरी करते हैं, काम करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, मेंटरिंग करते हैं. तो बहुत सिंपल सा. एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय स्कूल. व्हाई? एंड आई विल टेल यू द रीजन. आई डिड माय मैट्रिकुलेशन फ्रॉम Karachi Academy School. It's a government school. And the reason of telling the government school that people have to understand that लोग सिर्फ प्राइवेट स्कूल से ऊपर नहीं आते. अगर अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो कहीं से भी रास्ता बन सकता है. बिल्कुल सही बात. सत्य गवर्नमेंट स्कूल क्वाइट गुड स्कूल. अजीबाद के इलाके में स्कूल था ये. और उसके बाद फिर मैं नेशनल कॉलेज से मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया प्री इंजीनियरिंग के अंदर. और उसके बाद फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी और मैंने कंप्लीट किया अपना BSc ऑनर्स इन फूड अप्लाइड केमिस्ट्री. और जो मेरा मास्टर्स है वो फूड साइंस टेक्नोलॉजी का है. फूड साइंस टेक्नोलॉजी में अपनी पोजीशन थी, मेरी पोजीशन थी ना. आई वाज देयर. शुरू से एक ही शौक सवार था, पढ़ाना और PhD करना. और मतलब एक दीवाने की हद तक शौक था मुझे. अच्छा. और मैंने अपने रिसर्च जो थी अपनी मास्टर से शुरू कर दी थी. एक्स्ट्रा टाइम लगा के उसमें रिसर्च भी करता था मैं. डॉक्टर राशिद अली जिन्होंने मेरे अंदर जो जज्बा पैदा किया फूड का समझने को, डॉक्टर राशिद अली हैं. And I think she's a great teacher, great mentor, and whatever I am, उनका इनिशियल बड़ा कैरियर मेरे हाथ. उसके बाद फिर मैंने वहाँ से मास्टर्स कंप्लीट किया. मैंने अपना MPhil स्टार्ट कर दिया क्योंकि पढ़ाने का शौक था, और साथ में मैंने कोऑपरेटिव टीचर के ऐसे पढ़ाना भी शुरू किया. कुछ दिन कंटिन्यू किया और फिर इस दौरान में मेरी
बाहर कहना चाहिए कि एक स्कॉलरशिप भी आई ब्रिटिश काउंसिल की, हम बसाइड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप थी जो ब्रिटिश काउंसिल स्पॉन्सर करता, फ्री थी, बड़ा चार्म होता है आप उसका। और फिर उस दौरान पे एक मैं क्योंकि कॉर्पोरेट टीचर था, परमानेंट पोजीशन भी आई, सो मैंने अप्लाई किया। देयर आर 3-4 थिंग्स कमिंग टुगेदर। इन द मीन टाइम आई हैव एन ऑफर फ्रॉम यूनिलीवर एज वेल। ओके, उस वक्त वो यूनिलीवर ब्रदर्स पाकिस्तान, उस टाइम पे लीवर ब्रदर्स होता था। लीवर पाकिस्तान। फिर फाइनली डिस्कशन हुआ फैमिली से, ये वो, तो एट द एंड ये कंक्लूजन निकला कि भाई बाहर जाने के मौके तो बहुत मिल जाएंगे, टीचर्स की आज वो रिस्पेक्ट जो आज पहले हुआ करती थी उनके ज़मानों में। सही। तो आई थिंक व्हाई नॉट यू गो टू जॉइन यूनिलीवर। अ वेरी टफ डिसीजन फॉर माय लाइफ, बिकॉज एक जिसको पढ़ने का पीएचडी करने का ख्वाब सवार है, अपनी लाइफ में चेंज पैदा कर रहे, एंड आई डिसाइडेड टू जॉइन यूनिलीवर। एंड आई थिंक एंड मेरी ज़िंदगी एक काम होता है, जब मैं कुछ डिसाइड कर लेता हूँ देन आई डोंट लुक बैक। फिर आप आगे चलें, नो रिग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई थिंक ये बड़ी जिंदगी बस, क्योंकि इससे होता है कि आप पीछे हटके रहेंगे तो आगे जाने का रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाए। सही बात है। सो आई डिसाइड टू जॉइन एंड आई जॉइन यूनिलीवर। डालडा फैक्ट्री यूनिलीवर के पास थी और कराची एडिबल्स फैक्ट्री कहलाती थी वो। सो आई जॉइन फ्रॉम देयर। मैंने वहाँ पर एडिबल्स में काम किया, क्वालिटी एश्योरेंस में किया, एनवायरनमेंट में किया, ऑपरेशंस में काम किया, एंड देन मूव टू हेड ऑफिस एज अ डेवलपमेंट मैनेजर फॉर that's called SCC, that's called spreads and cooking products category. Okay. ये edible oils, ghee, margarine सारा उस कैटेगरी। तो मैं उसमें डेवलपमेंट मैनेजर बन गया, हेड ऑफिस आ गया। और फिर वहाँ से आई मूव टू रिंग खान, फिर जस्ट कंसिडर टू बी द बिगेस्ट फैक्ट्री यूनिलीवर इन पाकिस्तान, एंड ऑल्सो दैट वाज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर यूनिलीवर। आई थिंक आज तक यूनिलीवर जो सप्लाई चेन के डायरेक्टर, कभी सप्लाई चेन का हेड जो आया उसने कोई ना कोई थोड़ा टाइम स्पेंड रिंग में जरूर किया हुआ। आज तक ऐसा नहीं हुआ, हिस्टोरिक है बिल्कुल। So anyhow, so I moved to Ring Fact as a PP operations manager, जो हम पर्सनल प्रोडक्ट्स वहाँ बनाते थे और चीज़ें बनती थी। एंड वहाँ काम करने के बाद फिर हम वहीं पर मेरा फर्दर प्रमोशन, आई बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हेड ऑफ दैट साइट। सही। एंड आफ्टर दैट आई मूव टू हेड ऑफिस। आई स्पेंड सम टाइम इन डेवलपमेंट ऑफ होम एंड पर्सनल केयर, एंड देन आई बिकम द कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर फॉर दैट कंपनी, एंड देन मूव टू entirely different field, which is only I never thought of. And that was customer services department. So I was become the customer service director for Unilever, and the warehousing, logistics, account receivable, and modern trade, general trade, सारा इनके dispatch planning, it's all under me. So it's an entirely different area for me. And I think जब आदमी को ऐसे opportunity मिले तो वो कहता है ना कि एक बड़ा अच्छा किसे कॉल है कि वो the biggest कहते हैं ना कि illiterate the 21st century is the one who's not learned, unlearn or relearn. So I think the time has come where I have to learn some completely new things. Being a food background, I'm talking about customer services, logistic, warehousing, entirely operations for supply chain. And I think that really helped me in shaping my personality as a supply chain person in Unilever. फिर बाद में हमारे पास SAP का मॉड्यूल आता है, फिर हम उसको एक प्रोजेक्ट था U2K2 लगा, फिर हमने उसमें काम किया, and I'm a logistic director. At that time, the demand planning, supply planning coming under me. And I, with being a director, I also learn and move forward in that. And then my boss, who was Kaisar Alam, I must mention his name. There are 2-3 people I think I must mention their names as well. So I replaced him, and I became the manufacturing director for Unilever. And I became the management committee member, as well as the board of director for Unilever Pakistan, because Unilever Pakistan Foods League Unilever थी, and Unilever Pakistan जो बेस्ट फूड थी मर्ज हो चुकी थी, एक्वायर हो चुकी 2000 के अंदर। सो आई बिकम द बोर्ड डायरेक्टर फॉर देम। सो आफ्टर स्पेंडिंग 22 years in Pakistan, I moved to श्रीलंका सप्लाई चेन डायरेक्टर। मैं काफ़ी अच्छे से अपने बॉसेस को लिख रहा था कि मुझे कहीं बाहर भेजें, एंड द रीजन आर वेरी सिंपल, बिकॉज पाकिस्तान में 22 साल गुजार चुके थे, और जितने लोग थे, जो आधे लोग सप्लाई चेन के आपके हाथ के रखे हुए थे। सो एंड यू नो द कल्चर, यू नो द पीपल, द टॉप, एवरीबडी। तो समटाइम आई फील दैट am I able to utilize my skills fully in Pakistan or not? And that's why I want to go to new geography. Okay. When I moved to Sri Lanka, supply chain director, I don't know anybody in Sri Lanka. Completely new culture, completely new business. So I don't know much about. And then it's a right time to see that how skillful or good I am, and can I make my marks in Sri Lanka or not. तो आई थिंक वो 3 साल बहुत इफेक्टिव रहे, एंड आई थिंक आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन श्रीलंका, बहुत काम किया। एंड आफ्टर दैट कंपनी वांट्स कम बैक टू पाकिस्तान आफ्टर इन एक्सटेंड 1 year and then come to 19 पाकिस्तान, बट बच्चे वो A level में आते हैं तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज, बिकॉज यू कांट मूव टू
बचपन बच्चे छोटे तो बहुत मूव कर लेते हैं, नॉट आफ्टर सर्टेन टाइम, so education is more priority than you. Then I decide I have to leave Unilever and I say goodbye to Unilever. लेकिन ये कि जब आप श्रीलंका गए तो उस वक्त आपके पास वो सप्लाई चेन का एक्सपीरियंस तो था ना, जो आप अपने साथ कैरी करके लेके जा रहे थे श्रीलंका? बिल्कुल सही बात है, वो एक्सपीरियंस पूरा था। लेकिन होता ये कि देखिए हर ज्योग्राफी का पैटर्न डिफरेंट होता है। जैसे हम यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, एक चीज सिखाते थे हमें कि देयर इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। एक क्या कहते हैं हाउ पार्ट है, एक व्हाट पार्ट है। व्हाट तो मेरे साथ ही है ना, बिकॉज दैट आई अर्न फॉर माय डिग्री, मैंने काम किया। हाउ यू you know deal with people, and I know Pakistani culture, I don't know about Sri Lankan culture. So ये जो what और how combination है वो आप जब अप्लाई करते हैं तो, and I think it's at the one end, like once after some point of time, I think it's not about your degree. I think it's all about your leadership. When you become a top boss in any function, any organization, तो I think आपकी leadership count करती है। And तो श्रीलंका में भी आपने सप्लाई चेन को हेड किया था, जो 3 साल आपने वहाँ पे? जी, सप्लाई चेन डायरेक्टर, all factories and reporting to me. And I think I really enjoyed working in Sri Lanka. Very good, humble people. बल्कि मेरी बीवी बच्चे कहते हैं अब हम यही रहते हैं, क्या करना है पाकिस्तान जाके। So at time it also happens. Then I before leaving I think Sri Lanka, the MD of IBM connected with me, and then I decided to come back. वापस and join English Biscuits Manufacturing as a group integrated general manager for supply chain, and my job was to integrate supply chain. And that time in EBM, I think I worked a lot in terms of creating supply chain structures, creating sub functions. तो हमने पूरा जो supply chain का network था वो create किया. And after 3 years, I decided I'd have to move somewhere else, or maybe I have to start my own work. So I resigned from EBM, and then I almost for 1 year I start and again come to the same thing, just teaching and mentoring, which is close to my heart. तो बाज़ा बंदा काम इतना busy होता था कि अपना जो उसका जहन में एक वो होता है ना, एक मिशन और वो रह जाता है। मैं कि लेट्स आफ्टर 25 years सर्विस लेट्स डू समथिंग। मैंने अपनी ट्रेनिंग और ये काम स्टार्ट किया, और उसी ट्रेनिंग के अंदर आई वाज असेसिंग अ कंपनी इन लाहौर कॉल्ड रूपाली फूड्स। आरिफ हबीब की तरफ से मुझे असाइनमेंट मिला था, एंड व्हाइल आई वाज देयर दे ऑफर्ड मी टू जॉइन एज अ CEO। तो मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने 1 साल से अपने को रोक के जॉब से हटा के काम किया। मुझे वापस आप जॉब पे लगा देंगे तो मैं वो जो कंटिन्यूटी नहीं कर सकता। बट एनी वो देयर आर फ्यू फ्रेंड्स होते ना इन बिटवीन, भाई के भी तो पढ़े, एंड देन आई डिसाइड टू जॉइन। सो आई जॉइन रूपाली द CEO ऑफ द कंपनी, एंड आफ्टर स्पेंड 9-10 months आई कम बैक कराची, बिकॉज मैं अकेला वहाँ था, फैमिली वाज हियर। सो इट्स नॉट, इट कैन बी शॉर्ट टर्म, इट कैन बी लॉन्ग टर्म, बिकॉज आप जो कुछ करते हैं फैमिली के लिए करते हैं। सो आई नाउ फ्रॉम लास्ट 1 year and 3 months, तकरीबन 7 साल हो गए मुझे, आई जॉइंड स्माइल इंडस्ट्रीज एज अ ग्रुप, that group because a group of companies, so I'm a chief supply chain officer. तो सर बड़ा आपने एक अपना अच्छा और डिटेल्ड एक हमें अपना इंट्रो दिया है। नहीं बिल्कुल सर, ये चीज़ें ऐसी हैं, देखें ये बड़ा बताना ज़रूरी होता है। लाइक हमारे बल्कि होना भी ऐसे ही चाहिए कि जो चीज़ का जितना वेट है ना, वो वेट दिखना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। मेरा ये मानना है। तो अगर एक प्रोफाइल है जो हैवी वेट है तो उसको हैवी वेट नज़र भी आना चाहिए। तो लाइक इतने अच्छे अपने इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं आपकी फील्ड की तरफ ज़्यादा फोकस रहूँगा। और सप्लाई चेन ज्वाइन करने की कोई ख़ास वजह, बिकॉज आपने मुझे बताया कि आपकी जो एजुकेशन थी वो अप्लाइड केमिस्ट्री एंड फूड साइंसेस की तरफ थी। तो सप्लाई चेन इससे ज़रा डिफरेंट लाइन हो जाती है। तो उस एजुकेशन के बाद ये सप्लाई चेन की फील्ड को ज्वाइन करना और फिर कंटिन्यू अपने कैरियर को पूरा आगे इसी फील्ड में प्रोग्रेस करना और एक हाई लेवल तक जाना, तो आपको कहीं अपने ये तो महसूस नहीं होता आज इस पॉइंट पे कि आपकी जो पढ़ाई है वो आप उस तरीके से अप्लाई नहीं कर सके इस फील्ड के अंदर जिस तरीके से एक प्रॉपर प्रोफेशनल उस पर्टिकुलर फील्ड का कर रहा होता है? देखिए, आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर जाएंगे ना, और अगर वो आपकी डिग्री से रिलेटेड है, वो एक सर्टेन टाइम तक आपकी डिग्री आपका पढ़ा हुआ काम आता है। जो आपकी बेसिक एजुकेशन, आप इंजीनियर हैं तो आपने किसी फैक्ट्री को ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे इंजीनियर हो गए या आप ऑपरेशन प्रोडक्शन में आ गए। लेकिन आफ्टर सम टाइम जो आपकी सबसे ज़्यादा स्किल होती है वो होता है कि हाउ टू यू गेट अलोंग विद पीपल। आप लोगों के साथ कैसे काम कर सकते हैं, किस तरह से, क्योंकि कुछ लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, कुछ लोगों को आप रिपोर्ट करते हैं। सो जो टीम वर्क है ना, तो जो हम आप शुरू में बात कर रहे थे, जो आपका हाउ पार्ट लीडरशिप वाला पार्ट है, वो ऐसे जब इमर्ज होना शुरू होता है,
और जो फिर आप मैनेजमेंट में चले जाते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो इससे मुबर्रा होते हैं कि आप अप्लाइड केमिस्ट्री के हैं या फूड के या किसी और डिग्री है। मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ मैनेजिंग पीपल, मैनेजमेंट मैनेजिंग बिजनेस। तो आपकी जो बिजनेस एक्यूमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता शार्प होती चली जाती है, वो आपको सीखनी होती है, क्योंकि एट द एंड जब कोई काम करते हैं तो कंपनी तो प्रॉफिट के लिए काम करती है ना। तो हमें बताना चाहिए कि अगर जो मैं काम कर रहा हूँ उसका एंड बेनिफिट क्या है कंपनी को। व्हेन यू कनेक्ट योरसेल्फ विद द बिजनेस यू स्टार्ट फीलिंग ए पार्ट ऑफ बिजनेस, और फिर आपका सोचने का काम का मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन होता ये कि जो सप्लाई चेन की फील्ड है वो डेफिनेट दुनिया में थोड़ा पहले आ जाती है पाकिस्तान में। तो यूनिलीवर के सप्लाई चेन की जो फील्ड थी, सप्लाई चेन की जो सेटअप हुआ इस पूरा का, मतलब पहले एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होता था, इसमें डेवलपमेंट भी होती थी और क्वालिटी एश्योरेंस भी है, प्रोडक्शन भी है। सप्लाई चेन जो है उसका जो एम्बिट है वो जरा बड़ा है। और अगर मुझसे जब प्रोक्योरमेंट एक ज़माने में कभी प्लानिंग को रिपोर्ट करती थी, कभी वो कमर्शियल को रिपोर्ट करती, अभी बहुत सी कंपनी कमर्शियल रिपोर्ट करती है, जहाँ सप्लाई चेन स्ट्रक्चर इनेबल नहीं हो सके अभी तक। तो प्रोक्योरमेंट, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके बाद जितना वेयरहाउस लॉजिस्टिक्स वगैरह है, फिर कस्टमर सर्विस जितनी इंटरेक्शन है और जितनी प्लानिंग है, वो सप्लाई प्लान, ये सारे का सारा कंबाइन होके जिसको हम 4 एरियाज कहते हैं सप्लाई चेन के, सोर्स, प्लान, मेक, डिलीवर, ये बिकम द सप्लाई चेन। और ये हमने देखा जब 1999-2000 के यूनिलीवर के अंदर ये इमर्ज हुआ, एंड आई थिंक इट गोज टू फैज़ हसन खान जो वीपी थे उस ज़माने में, उन्होंने इनिशिएट किया, उनके साथ कैसर आलम थे, और they are the I think the pioneers who started supply chain in Unilever. तो वो हमने पूरा जो इवॉल्वमेंट था from a technical functions to converting into a supply chain, हमने वो इवॉल्वमेंट देखा। और जब वो एक फंक्शन आया तो फिर पता चला कि सप्लाई चेन इज वन ऑफ द की फंक्शन इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड फिर ऐसा के जब आप सप्लाई चेन फंक्शन को पूरी तरह से इनेबल करते हैं, उसको काम करते हैं, तो आप उसके बेनिफिट। तो एंड इट्स नॉट बिकॉज आई एम नॉट अ मार्केटर, आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, सो बट जो काम किया था वो सप्लाई चेन का पार्ट था, आई बिकम अ सप्लाई चेन पर्सन, एंड हम उस इवॉल्व होने के साथ साथ प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करते गए। तो आई थिंक ये जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं सर, ये वही टाइम होगा कि जिस टाइम पे शायद लोगों को इंट्रोडक्शन मिला होगा पाकिस्तान में भी कि सप्लाई चेन है क्या, बिकॉज यूनिलीवर बीइंग मल्टीनेशनल कंपनी, तो वहाँ पे जो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है वो आई थिंक पाकिस्तान में पायनियर्स ही होंगे इस फील्ड के लिए। तो आपको उस टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे वो चीज़ों को समझने में, क्योंकि एक ऑब्वियसली आप अकेले नहीं होंगे, पूरे आपके साथ एक टीम होगी जो ये सारी चीज़ों के प्रोसेस का हिस्सा होगी। तो वो क्या चैलेंजेस थे इनिशियली जो आपने सप्लाई चेन की फील्ड में यहाँ पे इम्प्लीमेंट डिपार्टमेंट बनने के बाद आप फेस कर रहे थे? जैसे मैंने कहा ना कि जब आप कोई नई चीज़ करते हैं तो यू हैव डू अ लॉट ऑफ स्टडी, आपको पढ़ना पड़ता है। कुछ चीज़ आपसे चलती हुई हम जो बात शुरू में करते हैं कि लर्न और रीलर्न, तो आई थिंक हमें इस पूरे फेज से गुजरना पड़ा। और जब किसी कॉन्सेप्ट को आप मेटेरियलाइज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। फॉर मी इट जस्ट नॉट अ कन्वर्जन फ्रॉम अ टेक्निकल सप्लाई चेन, बट से ट्रांसफॉर्मेशन भी थी। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कोई करते हैं तो वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के साथ होती है। तो लोगों को अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है और उस नई नॉलेज को अडॉप्ट करना पड़ता है और उस प्रोसेस समझना पड़ता है। जब आप इस पूरे प्रोसेस समझ के गुजरते हैं तो फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप उसको, हमने जो सप्लाई चेन ऑनेस्टली करी वो प्रैक्टिकली सीख के करी। प्रोसेसेस थे, क्या प्लानिंग के प्रोसेस थे, क्या डिमांड प्लानिंग के थे और कस्टमर सर्विसेज के थे, एवरी प्रोसेस बीइंग चेंज कंप्लीटली विद एंड देन दैट। और फिर इसके बाद उस ज़माने में तो शायद सप्लाई चेन पाकिस्तान में हार्डली किसी से पढ़ाई जाती थी। अब तो आप देखें हर यूनिवर्सिटी के अंदर सप्लाई चेन इतना इन हो गया कि मौजूद है। आज से 10 साल 20 साल पहले कुछ नहीं था। सो आई थिंक जो चैलेंज भी कह लूँ उसको मैं, और आई थिंक वो आपका एक पैशन ही बन जाता है कि नॉलेज अपग्रेड करनी पड़ती थी, समझना पड़ता, सीखना पड़ता, पढ़ना पड़ता। और थैंक्स टू द सीनियर पीपल हु रियली हेल्प अस इनटू कन्वर्ट अस इनटू अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल। आई थिंक आई मस्ट टेक सलीमुद्दीन आपस थे या कैसेट थे या फैज़ल खान थे या अंसार का जी, सारे जो जिनसे हमने सीखा। तो आई थिंक थैंक्स टू देम दैट शेप्ड अस अप इन अ वे दैट आई बिकम अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल। और फिर करते करते फिर इसका जब आप लीडरशिप रोल में आते हैं, फिर अपनी टीम को आप लेके चलते हैं। वो कहते हैं ना इंसान बात पढ़ के नहीं सीख पाता, पढ़ा के सीखता है। सही। जैसे जब मैंने 9th की केमिस्ट्री पढ़ी, अपने 9th की ट्यूशन पढ़ाई तो जब पता चला कि यार
बहुत कुछ बाकी रह गया था क्योंकि पढ़ाने के लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है, अपने इम्तिहान देना पड़ता है, उसके लिए इम्तिहान देने की तैयारी करनी पड़ती है। तो जब हम लीडरशिप रोल में आ गए तो देन वी हैव टू टीच पीपल, सिखाना। तो आई थिंक वो जो एक साइकिल था, कहते हैं ना टीचर्स वाला जो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप होता है, वो आगे बढ़ता है और हम उसको सीखते चले गए। और फिर जब आप नई जगह लीडिंग रोल में आते देन यू हैव टू इंस्टीट्यूट सप्लाई चेन योर ओन वे। या फिर हमने जब यूनिवर्सिटी छोड़ इसका ईबीएम, तो ईबीएम में सप्लाई चेन, आई एम द सप्लाई चेन फॉर दैम, बिकॉज वहाँ सप्लाई चेन का पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। सो दैट इज वेयर यू रियली यूज योर क्रिएटिविटी एंड योर नॉलेज बेस। और जब आप नॉलेज यूज करते हैं और जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं तो आपको फील होता है यार हम कुछ कर सकते हो, हमने सही किया, तो फिर आपकी डायरेक्शन सेट होती है। एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। व्हेन यू डू सम वर्क एट द एंड तो बिजनेस है, क्या आप सपोर्ट क्या कर सकते हैं, बिजनेस के KPIs इंप्रूव हो सकते हैं, हो रहे हैं, दैट मींस दैट यू आर डूइंग अ राइट सप्लाई चेन। आई थिंक दैट्स वेयर आई इवॉल्व। तो सर आज ये सारी चीज़ें, आप जैसे आपने बताया कि 20 साल पहले पढ़ाई भी नहीं होती थी इस चीज़ की कोई स्पेशलाइज्ड पाकिस्तान में, और आज जो है वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो क्या समझते हैं आप सर कि ये जो सप्लाई चेन की फील्ड है ये एक, क्योंकि आपका पूरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो ज़्यादातर FMCG साइड का रहा है, तो FMCGs के लिए सप्लाई चेन का होना कितना ज़रूरी है? देखिए कहीं ना कहीं बिजनेस तो आज से 50 साल 100 और 206 साल पहले भी हो रहा था ना, तो कहीं ना कहीं इन्वेंटरी कॉन्सेप्ट मौजूद थे, ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी, लॉजिस्टिक्स काम की प्लानिंग भी हो ही रही थी। सप्लाई चेन इनको इंटीग्रेट कर, दे ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन आइसोलेशन हो रही थी, लेकिन सप्लाई चेन में इंटीग्रेट किया तो वो एक बिजनेस मॉडल बन गया, इसका सप्लाई चेन वैल्यू चेन कहते। तो इसको इस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो गया, फिर लोग इसको एंड टू एंड समझने लगे। आई थिंक अब अगर हम थोड़े से कोविड के टाइम की बात कर ले, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देयर इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज। कोविड जहाँ तकलीफ दे अमल था, तकलीफ दे मरला था, वहीं पर सप्लाई चेन को जो सफर 15-20 साल में तय करना था वो कोविड ने 2 साल में तय करा। क्यों? एटलीस्ट कंपनी का पाकिस्तान का या कंट्री के प्लान बात करें कि सप्लाई चेन बहुत डिस्टर्ब है। यू हर्ड द वर्ड ऑफ सप्लाई चेन, आपने कभी टीवी में सप्लाई चेन का लफ्ज़ नहीं सुना होगा कोविड से पहले, कि प्रेसिडेंट भी बात कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है, तो पीपल नो देयर समथिंग कॉल्ड सप्लाई चेन एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज। कहते थे कि कोविड के अंदर इट्स नॉट द कॉम्पिटिशन बिटवीन कंपनीज टू कंपनी, इज द कॉम्पिटिशन बिटवीन सप्लाई चेन और कंपनी सप्लाई चेन। सो और जिस कंपनीज ने सप्लाई चेन स्ट्रक्चर था, स्ट्रॉन्ग था, they survived that difficult time, और जहाँ नहीं था they suffered। so वो जो कोविड का टाइम था उसने सप्लाई चेन को का बहुत फास्ट ग्रोथ करा दी। अच्छा, और आप देखें, बाहर उठा के या जॉब्स देखें, सप्लाई चेन की जॉब को नजर आए, सप्लाई चेन मैनेजर वगैरह, लेकिन जॉब्स का होना और हायर करना इट्स नॉट द गारंटी दैट यू कैन क्रिएट अ गुड सप्लाई चेन के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना। And for me, there's no shortcut for success. So supply chain के बंदा रख रहे हैं तो प्लानिंग भी वहाँ होनी चाहिए, सप्लाई प्लानिंग और डिमांड प्लानिंग हो, you know, you have to all the facets supply chain। ये पूरा इंटीग्रेटेड मॉडल वर्क करेगा, you will reap the benefits for every company। देखें कंपनी कोई भी हो, सप्लाई चेन वगैरह तो चल ही नहीं सकती। अगर आप देखें जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो, उस पर लास्ट माइल सप्लाई चेन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस कंज्यूमर को आधे घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट कहाँ से पहुंचाएगा वहाँ, तो वहाँ भी कोई सप्लाई चेन। तो आई थिंक सप्लाई चेन जो पिछले 4-5-6 साल में मर्ज हुई है, एंड द लॉट ऑफ पोजीशंस भी अवेलेबल फॉर सप्लाई चेन बहुत। और लेकिन साथ में ये भी हुआ, दूसरी तरफ हर इंस्टीट्यूशन ने सप्लाई चेन बढ़ानी शुरू कर दी है, ठीक है। अब वहाँ एक थोड़ा सा गैप है, वो ये गैप है कि देखें सप्लाई चेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट किताब पढ़ के नहीं मैनेज कर सकते, कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकली करना आना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट कुछ अच्छी इंस्टीट्यूशन ये काम कर रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूट से या किसी कंपनी से लोगों को बुलाते हैं, दे विल डिलीवर दी सप्लाई चेन जो एकेडमिक्स होती है। उससे फायदा क्या होता है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कंबाइन पढ़ाने के लिए सही, उससे बच्चे की अब या स्टूडेंट की नॉलेज बेहतर होती है। लेकिन रियलाइज कर रही है हमारे यहाँ की FMCGs जो लोकल FMCGs हैं वो रियलाइज कर रही है इस डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस को या सप्लाई चेन की। If I become the first general manager in supply chain for EBM, that means that the relation there, and the group chief supply chain officer for Smart Industries,
ऐसे नहीं कि वहाँ काम नहीं हो रहा था. Now it's in a more structured way, I must say, because now I'm a supply chain professional, so I know how to integrate people and things. तो organization चल रही, माशाल्लाह, is my industry growing like anything, माशाल्लाह. But definitely, I'm sure the future is much more brighter for them. सारा खेल ये होता है कि आप बिजनेस को बिल्कुल चलाना जानते हैं, बेहतर जानते हैं, लेकिन जब प्रोसेसेस आ जाते हैं तो वो प्रोसेस जो है वो गारंटी होता है सस्टेनेंस की किसी बिजनेस की. मेरे और आपके होने तक महदूद नहीं होना चाहिए काम. प्रोसेस होगा, आप होंगे नहीं होंगे, प्रोसेस चलता रहेगा. वो सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हो जाएं. तो हमारा काम है सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करें, सिस्टम्स को इफेक्टिव करें, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मैनेज करें, सो दैट पीपल कैन सी कि आपने ये सिस्टम बनाया तो इसका एडवांटेज क्या है. तो सेक ऑफ सिस्टम बनाया, तो सेक ऑफ प्रोसेस बनाया, तो सेक ऑफ बिजनेस बनाया. आई थिंक अभी की सप्लाई चेन जो, अगर सप्लाई चेन को बंदा थोड़ी बहुत कंपनी के बिजनेस को नहीं समझता, फाइनेंस नहीं समझता, सो आई थिंक इज नॉट अ सप्लाई चेन. मैं बड़ा क्लियर हूँ उसके. ओके. Because supply chain is directly associated with the business. So there's no कि आप अलग काम कर रहे हैं और आपका बिजनेस कोई लिंक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. It's a completely linkage. So अच्छा सर, आपने कोविड की बात की. कोविड वो टाइम आया जिसमें एक आम आदमी ने या तो सियासत से रिलेटेड कंटेनर्स का नाम सुना था, या कोविड आया तो उसके बाद सुना गया कि कंटेनर्स यहाँ रुक गए हैं, हमारे कंटेनर्स चाइना में खड़े हुए हैं, सप्लाई चेन का इशू आ गया है. अच्छा, ये वो टाइम था कि जिसमें सप्लाई चेन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि है क्या. सिर्फ खबरों की हद तक सुनने को मिलती थी और लोगों के सर पे से, मेजॉरिटी के सर पे से गुजर जाती थी. लोग नहीं समझ पाते थे. ये सप्लाई चेन के इश्यूज हमने कोविड के टाइम पे बहुत देखे, क्योंकि बैन्स लगे हुए थे. ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह जाना, लॉजिस्टिक्स का मसला था. तो वो वाला टाइम जो आपने भी, क्योंकि पूरी दुनिया में सब लोगों ने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था. बिल्कुल सही. तो वो क्राइसिस वाला जो टाइम था, उसने आपकी लर्निंग में कितना इजाफा किया, और उसने आपकी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, जो जाहिर सी बात है जो आप एप्लीकेशन थी, उसमें क्या नए तरीके आप लोगों ने अपनाए? देखें, जो उसमें सप्लाई चेन में भी इसका सोल्यूशन मौजूद है. क्योंकि देखिए, जब सप्लाई चेन है, और सप्लाई चेन ऑल अबाउट फिजिकल मीन्स कि मटेरियल कहीं से आए, कहीं कुछ मटेरियल लोकल है, करीब से आया, कुछ मटेरियल इम्पोर्टेड है, बाहर से आएगा, बाहर से सी से भी आ सकता है, और भी ज़राए इसके हैं. तो इट टेक्स सम टाइम, 3 months 4 months टू कम टू पाकिस्तान. तो सप्लाई चेन में एक सब्जेक्ट कहलाता है क्राइसिस मैनेजमेंट, या डिजास्टर रिकवरी प्लान. जैसे IT में डिजास्टर प्लान बनाते हैं कि खुदा न खास्ता ये हो गया तो आप कहाँ से ऑपरेट करेंगे. सिमिलरली सप्लाई चेन के अंदर भी एक क्राइसिस मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक हम पढ़ते हैं, उसको डॉक्यूमेंट भी बनाते. उसका मकसद ये होता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप कैसे अपनी कंपनी को रन. जैसे मैं एक एग्जांपल, व्हेन दिस कोविड हिट्स अस इन पाकिस्तान, आई थिंक इट वाज February 26 February 2020 को पहला बंदा जो ईरान से आया तो कोविड डिक्लेयर हुआ था, कि मुझे से याद है. ठीक है. बीइंग अ सप्लाई चेन पर्सन, माय फर्स्ट जॉब वाज, सेकंड जब मैं 27 को ऑफिस पहुंचा हूं, आई कॉल्ड अ मीटिंग इन द मॉर्निंग एंड इन्फॉर्म माय MD that I'm doing this crisis management meeting. I invite procurement team, HR team, admin, everybody in my room. And I do go 2-3 hours crisis meeting, because अगर आपको सही से याद, उन दिनों में 2 कंट्रीज बहुत इफेक्टेड, चाइना एंड टर्की. और हमारी बहुत बड़ी चीज़ें वहाँ से आती हैं, 2 कंट्री से आती हैं, वो दोनों इफेक्टेड. सो वी मेक एन ऑल्टरनेटिव प्लान कि अगर ये 2 कंट्रीज नहीं पहुँचेंगे तो हमें कहाँ से करना होगा. तो हमने R&D को बुलाया, उनसे ऑल्टरनेटिव मटेरियल डेवलप करवाया. तो इस तरह से पूरा जो, क्योंकि वहाँ मटेरियल आ रहा था, बट इट टेक्स मोर टाइम, बिकॉज वो क्या होता है, पहले फ्यूमिगेशन होगी, फिर वो कंटेनर जाएगा, उसकी सर्टिफिकेशन होगी, वहाँ से चलेगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ पोर्ट पर अनलोड होगा, फिर फ्यूमिगेशन होगी. जो साइकिल 40 दिन का था वो 2 महीने से ऊपर का चला गया, 3 महीने हो रहा था. अब सप्लाई चेन स्लो हो चुकी थी, क्योंकि आपने प्रोसेसेस ऐड कर दिए थे, फिल्टर्स लगा दिए ताकि कोविड फ्री या हार्मलेस चीज़ पाकिस्तान ना पहुंच जाए या कहीं से भी मूव ना करे. तो जब हमने ऑल्टरनेटिव्स पे काम कर लिया तो मुझे अच्छी तरह याद है, व्हेन आई वाज देयर, आई थिंक हमने कोविड में एक दिन भी फैक्ट्री बंद नहीं करी, एक दिन भी, डिस्पाइट एट पीक पीरियड जहाँ पर रास्ते बंद थे और सब इश्यूज थे, क्योंकि वी डेवलप कंप्लीट रिकवरी. ठीक है. फिर उसमें आप हाइजीन के प्रिंसिपल्स को चेंज करते हैं. फैक्ट्री के अंदर कोई बंदा आ नहीं सकता जो कि टेम्परेचर पैरामीटर से गुजरता नहीं, चाहे को कि क्या वो कंपनी का MD हो या कंपनी का वर्कर हो. अगेन उसका भी एक एडवांटेज है कि जो इतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग हो, कोई बंदा बीमार है तो पहले बताता था कि मैं पिछले दिन बीमार रहा हूँ, तो उसकी स्कैनिंग हो, तो उसके बाद बगैर फैक्ट्री के अंदर नहीं आता.
उसका एडवांटेज भी हुआ कि जो हाइजीन के लेवल्स थे वो अप हो गए फूड इंडस्ट्री के, क्योंकि फूड इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री बंद पड़ी थी। तो जो डिजास्टर रिकवरी प्लान है या आपका क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है, अगर वो आपके पास, वो प्लान अच्छे वक्त में बनता है, वो डिजास्टर टाइम पे नहीं बनता। और उसको आप रिव्यू करते रहते हैं कि अगर फर्ज करें आपकी 4 फैक्ट्री आग लग जाए तो आप क्या काम करेंगे, कहाँ से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली ये सारे जो नेचुरल क्राइसिस हो सकते हैं उसके अंदर होते हैं कि यार के अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, रेनफॉल ज्यादा होगी तो क्या होगा। कोविड नहीं था क्योंकि इस तरह के पैंडेमिक इश्यूज पड़े हुए थे, जैसे बैड काउ डिजीज हो चुका था या और चीजें हो चुकी थी, बर्ड फ्लू का मसला था। कोविड नहीं देखा था पहले किसी ने, तो अब वो क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर कोविड भी ऐड हो चुका है। सो दैट रिकवरी प्लान टेल्स यू कि अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप इसको एक्टिवेट करते हैं और इसके जरिए इसका रीजन एक ही है कि हाउ क्विकली कैन कम टू द नॉर्मलसी, आप कितनी जल्दी नॉर्मलसी में वापस आ जाते हैं। जैसे आप अगर इमरजेंसी ड्रिल करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ सायरन बजेगा, बाहर जाएंगे, जितनी जल्दी वापस आएंगे वो काउंट होता है कि आपका कितना इफेक्टिव प्लान है। हमारे लोग चले गए, वापस ही नहीं आ पा रहे, आना क्या है पता ही नहीं है। तो वो हर कंपनी को के पास क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। वो किसी भी, और आपको जो फोर्सेबल कैलमिटीज हैं या फोर्सेबल इश्यूज हैं वो मेंशन होने चाहिए। उसके ऑल्टरनेटिव, फर्स्ट करें मैं यहाँ बैठता हूँ, मुझे एक चीज़ चाहिए, यहाँ से नहीं मिलेगी, तो मुझे पता है कि मैं कहाँ से बनवा सकता हूँ, यहाँ तक भी। क्योंकि एट द एंड कंपनी को तो मार्केट में होना है, सही, विद द सेम प्रोडक्ट और एन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट, क्योंकि उसका बिजनेस है। अगर आपने मार्केट में गैप कर दिया, आप नहीं दे सकते, तो यू विल नो मोर इन बिजनेस आफ्टर सम टाइम। तो सप्लाई चेन में उसका सोल्यूशन मौजूद है। इसीलिए कहते थे कि सप्लाई चेन, जिस सप्लाई चेन स्ट्रेंथन थी, दे सर्वाइव्ड, दे इफेक्टिवली मैनेज द शो। और उसमें सारे खेल के आपको थोड़ा फोर्स ही करना पड़ता है आगे, क्योंकि जो चीज़ आज आप बना रहे हैं उसका मटेरियल 3 महीने पहले मंगवाया होता है, 2 महीने पहले। तो ये वाला। फिर सेकंड जो कंटेनर्स के, 2 कंटेनर्स का होता है कि प्रोसेस लंबा हो गया तो कंटेनर रुकना शुरू हो गया। जो चीज़ थी कंजेशन हो गया, क्योंकि हमें हैंडल करने के आते कंटेनर आते हैं, एक नॉर्मल स्कैनिंग होती है, चीज़ चेक हो चले जाती है। अब वो एडिशनल चीज आके वो पैरामीटर्स उसके डिफरेंट हो गए, इसका प्रोसेस चेंज हो गया, स्प्रे हो रहा है, उसको आपको डिसैनिटाइज करना है, तो वो प्रोसेस लंबा हो गया। जब प्रोसेस लंबा हो गया, क्यों लंबी हो कि लोग तो 50 फर्ज कर रहे हैं, अब वो वहाँ 100 लोग चाहिए, 50 से वो काम आप 2 दिन की काम 4 दिन होने लगा, तो वो आपकी कंजेशन बढ़ चलेगी हर तरफ पोर्ट के अंदर। फिर बीच में अनफॉर्चुनेट सुएज कैनाल का वाकया हो गया। अब देखें, एक 1.5-2 किलोमीटर लंबा जहाज था, वो 1.5 किलोमीटर के सुएज कैनाल फंस गया, और 22 दिन तक दुनिया की कॉमर्स को सीधा नहीं कर सकी। सही बात है। तो डिजास्टर ऐसा भी होता है, तो वो 22 दिन वो सुएज कैनाल बंद हो गया। तो फिर बाद में उसको अनलोड के जो भी कहता है वो कैनाल खोला। तो देन पीपल रियलाइज के यार ये तो, इसीलिए सप्लाई चेन तो एंड टू एंड है ना, कि आपकी फैक्ट्री है यहाँ, लेकिन आपकी सप्लाई चेन शुरू हो रही है जहाँ आपका सप्लायर माल बना रहा है, बिल्कुल रेडी कर रहा है, वो वहाँ चलता है, फिर आता है, लोड होता है, आपके पास आता है, चेक होता है, फिर बनता है। तो इसीलिए जो फोरकास्टिंग के लफ्ज यूज होता है, आपने सुना होगा। तो फोरकास्टिंग क्या होती है? फोरकास्ट करें कि आपको अगले 4 महीने में क्या बेचना है, 6 महीने में क्या बेचना है, अगले साल क्या बेचना है। तो मटेरियल होता है, पहला प्लान होता है। 3 महीने पहले की जो मटेरियल बनता है चाइना में या टर्की में कहीं पर, वो 3-4 महीने बाद फैक्ट्री प्लान, तो आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, तो आपको फोरकास्टिंग करनी। तो ये सारे टूल्स सप्लाई चेन में मौजूद है। इसीलिए आपसे बार बार एक बात मैं कहता हूँ कि जब हम सारे प्रोसेसेस को अलाइन करते हैं, वी हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। तो सर, ये तो आपने कोविड वाली चीज़ बड़ी डिटेल में पता चली, और लाइक क्राइसिस मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें। बट यहाँ पे हमारे यहाँ 2 तरीके के कल्चर हैं पाकिस्तान में। एक कॉर्पोरेट कल्चर है जिसको बिल्कुल हम कहेंगे तो मल्टीनेशनल कल्चर हो गया, और दूसरा एक सेठिया कल्चर है, ठीक है। आई नो, मतलब लोग इस पे जो है वो थोड़ा सा लोगों की रिजर्वेशंस होती हैं, बट मैं सिर्फ एक कल्चर की बात कर रहा हूँ कि ये 2 कल्चर एग्जिस्ट करते हैं हमारे पाकिस्तान में। तो आप, क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस कैरी करके आ रहे हैं और आज इतना एक्सपीरियंस लेके इस फील्ड में मौजूद हैं, तो क्या समझते हैं हमारे यहाँ का जो एक सेठ कल्चर है उसने सप्लाई चेन को जैसे अपनाना चाहिए वैसे अपनाया है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जर्नी हैज स्टार्टेड, ठीक है। और अगर आप 10 साल पहले चले जाए, आज से बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और यू कैन सी सप्लाई चेन इज एस्टैब्लिशिंग इट्स ओन प्रोसेसेस एंड थिंग्स इन पीपल। और देखिए, इसकी अहमियत को तो तस्लीम कर लिया गया। अब ये आप कोई कान बंद करने से तो आता नहीं, एंड
एंड इट्स नॉट ओनली इन, मैं देखता हूँ कि जब मैंने एक साल कंसल्टेंट लिया, आई हैव बीन टू मैनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टू गिविंग लेक्चर ऑन सप्लाई चेन. दे आल्सो रियलाइजिंग कि नहीं यार सप्लाई चेन होना चाहिए. ठीक है, देखिए किसी प्रोसेस को इवॉल्व होने में टाइम लगता है. सही. ठीक है, मल्टीनेशनल के पास शायद ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा रिसर्च होती है, और क्योंकि दुनिया के अंदर होती है तो वो रिसर्च उनको हेल्प आउट करती रहती है और एक मैकेनिज्म बना. यहाँ का आज का सेट वो भी रियलाइज करता है ना. आई थिंक अगर मैं वहाँ एक कंपनी बैठा हूँ तो, और यहाँ से पहले EBM में था तो ये रियलाइजेशन की वजह से था ना, वरना सप्लाई चेन मतलब तो आई थिंक रियलाइजेशन का पार्ट आ चुका है, इवॉल्वमेंट हो रही है. अब जो मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ वो सप्लाई चेन हेड को देता हूँ. क्यों देता हूँ? उस बंदे को जो सप्लाई जो वहाँ बैठा हुआ है, बिकॉज ही हैज़ टू डेवलप द प्रोसेसेस along with all other functions and develop in a way that it yield better results. ठीक है ना. तो अगर आप, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज इज नॉट एन इजी जर्नी. बिल्कुल सही बात. वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करना, उस चीज की इंपॉर्टेंस को आपको बताना पड़ेगा कि कितना लेके चलना पड़ेगा. तो आई थिंक जो सप्लाई चेन का हेड है, ही हैज अ बिगर रोल टू प्ले टू क्रिएट दैट एम्बियंस. सप्लाई चेन बताया कि सप्लाई चेन से क्या फायदा हो सकता है, प्रोसेस को अलाइन करे. अगर आप मुझसे कॉस्ट एंड कैश यानी कॉस्ट सेविंग सप्लाई चेन देती है. इन्वेंट्री के पास सप्लाई चेन के पास होती है. सप्लाई चेन इन्वेंट्री नीचे करेगी तो आपको कंपनी का कैश क्रिएट होगा. तो जब आपके होने से बिजनेस रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, पीपल स्टार्ट बिलीविंग द सप्लाई चेन प्रोसेस. तो आई थिंक आई एज अ सप्लाई चेन पर्सन हैज अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ आई एम सिटिंग इन द कंपनी दैट आई हैव टू ब्रिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंपनी, ब्रिंग दैट सपोर्ट द कंपनी, क्रिएट कैश फॉर द कंपनी, creating savings for the company through my procurement and production and my logistics processes. Then at the end it's all about business. क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से और एक्सप्लेन करूँ, if you allow me, कि किसी भी कंपनी का अगर टर्नओवर जो होता है ना, उसकी जो बड़ी परसेंटेज है, फर्स्ट करें कंपनी, हम कहते हैं कितनी बड़ी, कहते हैं 100 बिलियन की कंपनी है, 50 बिलियन कंपनी या 100 बिलियन कंपनी है, उसके कोई 70% सप्लाई चेन के पास हो. क्यों? प्रोक्योरमेंट सारा सप्लाई चेन करता है, प्रोडक्शन पूरी सप्लाई चेन करता है, लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग सारी सप्लाई चेन करता है. ठीक है, तो अगर इन 3-4 चीज़ों को मिला ली जाए तो आप देखिए कोई 70% सप्लाई चेन के हाथ. जिसके हाथ में ज़्यादा पैसा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना. ठीक है, सेल्स तो अपने सेल्स बेचने का काम करते हैं ना, उसका एक डिफरेंट वो फ्रंट एंड पे है, मार्केट के अंदर कर रहा है, मार्केटिंग क्रिएट करेगी, मार्केट पुल क्रिएट करेगी, यानी थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड थ्रू कम्युनिकेशन सेल्स को जाके एग्जीक्यूट करेगी उसको जाके मार्केट के अंदर. बट सप्लाई चेन उसके प्रॉफिट मार्जिन को बेहतर कर सकती है, बेहतर प्राइस रखने में हेल्प कर सकती है थ्रू बाय क्रिएटिंग सेविंग्स. तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि सप्लाई चेन के बंदे को बिजनेस समझना बहुत ज़रूरी है, और जब वो किसी कंपनी का तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन को लेके चलना ज़रूरी है, ताकि आप लेके चलेंगे तो पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन यू एंड देन यू बिकम यू नो. क्योंकि अगर देखें आज से 50 साल पहले चले तो हम सेल्स मार्केटिंग ही सुनते थे, बात नहीं थी. तो जहन तो अभी वही 2 डिपार्टमेंट थे ना, क्योंकि अभी सेल तो हर जगह होती है, मैन्युफैक्चरिंग हर जगह होती है, अब मार्केटिंग में आई थिंक सेल पहले, मार्केटिंग शायद बाद में इवॉल्व हुई है. ठीक है, अब सप्लाई चेन आई है तो वो एट पार है सारे फंक्शंस के, कोई फंक्शन ऊपर नीचे नहीं है. मैं इस पर बिलीव नहीं करता. जब कंपनी को आपको बेनिफिट दें तो इस तरह चलना पड़ता है, हाँ, मिलके टीम की तरह. तो आई थिंक हर एक का अपना काम है, लेकिन ये कोलैबोरेटिव वर्क है. अगर हम कस्टमर सर्विस करते हैं, हम सेल्स साथ कंबाइन होकर करते हैं, हम आइसोलेशन में नहीं कर सकते. अगर हम SNOP रन करते हैं तो सेल्स, सप्लाई चेन, प्लानिंग एंड फाइनेंस हैज टू सिट टुगेदर, तब SNOP का प्रोसेस चलता है. सो इट्स ऑल कोलैबोरेटिव. सो इफ आई एम टू क्रिएटिंग कहते हैं ना, आप आइसोलेटेड वर्क करूंगा तो मैं कंपनी को बेनिफिट नहीं दे सकता. तो आई थिंक मेरा बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है और फंक्शंस को साथ लेके चलना. ठीक सर, मैं अब एक थोड़ा सा आपसे सिचुएशन बेस्ड एक सवाल करना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज हमने अभी जो बात की तो उसी से रिलेटेड. फर्ज कर लें सर, मैं एक पाकिस्तानी लोकल सेठ हूँ जो कि पिछले 50 साल से अपना बिजनेस जमा के बैठा हुआ है. मेरा पहला एक सवाल होता है कि भाई ये मल्टीनेशनल कंपनीज का जो ट्रेंड है ये आप मेरी लोकल कंपनी में क्यों लेके आ रहे हैं? मैं तो 50 साल से अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं है सप्लाई चेन की. तो अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे आप? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इस पर्सपेक्टिव को हम थोड़ा गौर से देखें.
हर बिजनेस का और हर बिजनेस के तरीके का अपना एक प्लस पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। आई थिंक जो लोकल कंपनीज हैं या लोकल स्टेट जो आप बात कर रहे हैं, आई थिंक अगर मैं कुछ कंपनीज मल्टीनेशनल लूँ और कंपैरिजन करूँ उनके इनोवेशन साइकिल को, तो लोकल्स के अंदर या पाकिस्तान के जो लोग काम कर रहे हैं, जो इनोवेशन का साइकिल है वो बहुत छोटा है। हम बहुत जल्दी मार्केट में चीज़ लेके आ जाते हैं अगर हम किसी लोकल कंपनी में बैठे होते हैं। ये लिबर्टी आप शायद मल्टीनेशनल से एंजॉय नहीं करते हैं, ठीक है। मे बी कुछ लोग मुझसे एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, दैट डोंट माइंड अबाउट इट, बट मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो इनोवेशन साइकिल है वो बहुत फास्ट है। अगर आज कंसीव वो आइडिया तो हमें एक बहुत जल्द पहुंचना होता है इसको मार्केट पे लेके जाने के लिए। ये जो पॉजिटिविटी है, जो स्पीड है, ये हमें बहुत सी कंपनी नजर नहीं आती, ठीक है। सेकंड ये है कि अब कोई सेट ये नहीं कह रहा कि सप्लाई चेन नहीं होनी चाहिए। वही पहले अब तरीके से ऑपरेट करता था। एक टाइम में यूनिलीवर के अंदर सप्लाई चेन नहीं तो एक ऑपरेट करता, वो फेज अब पहले यूनिलीवर में मल्टीनेशनल में आ गया था, बिकॉज दे आर मल्टीनेशनल, तो बाहर से आ गया था। अब वो फेज बाकी कंपनीज में अंदर आ रहा है। रियलाइजेशन वाला पार्ट तो मौजूद है कि सप्लाई चेन होनी चाहिए। अब इस पे आई थिंक डिबेट नहीं है, अच्छा, कि सप्लाई चेन और नो सप्लाई चेन, आई थिंक ये डिबेट नहीं है। सही है, अब सप्लाई चेन होनी चाहिए। और आई थिंक टाइम के साथ साथ मॉडल्स भी रिव्यू करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जो सप्लाई चेन का बंदा आपका कंपनी में लीड कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है कि देखिए आप ये एक चेंज प्रोसेस का, आप एक बिजनेस को एक तरीके से करते चले आ रहे थे, अब आप इसको एक मुख्तलिफ तरीके से करना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट, मुख्तलिफ ये नहीं, सप्लाई चेन क्योंकि एक इंपॉर्टेंस है उसको समझ के करना चाह रहे हैं, तो आपको हमेशा अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। यू कांट ओपन द कंप्लीट पैंडोरा बॉक्स कि आपके एंड टू एंड सप्लाई चेन एक दिन में क्रिएट नहीं होती है। इट्स अ जर्नी ऑफ चेंज एंड चेंज विल टेक सम टाइम, जहाँ लोगों को एब्जॉर्ब कराना होता है। और चेंज में सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ कहते हैं वो कम्युनिकेशन कहता है, कि कम्युनिकेट करें लोगों को। एक एक आप वाई फोर्स कर रहे हैं, कम्युनिकेट करें तो लोग एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, वो एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। और हर बंदा पहले, क्योंकि जब वो चेंज होता है, चेंज का फियर है, वो कहता है ये कोई नया साहब होगा, हमारी नौकरी, वो रियलाइजेशन आते आते टाइम लगता है। तो पहला फियर हमेशा बंदे को अपनी जॉब का तो अगर आप उस फियर को एड्रेस नहीं करेंगे थ्रू योर प्रॉपर कम्युनिकेशन, एंड एट दैट इज ऑल अबाउट कंपनीज बेनिफिट। आप कोई भी काम करते हैं कंपनी के बिजनेस को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं ना। अगर आपकी एफर्ट्स कंपनी के बिजनेस को बेहतर नहीं कर सकते, फिर देन देयर इज नो नीड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। तो आई एम श्योर ऐसी कोई वजह नहीं है। तो आप उस फियर को एड्रेस करते हैं, लोगों को समझते हैं, पढ़ाते हैं, उनका नॉलेज लेवल अप करते हैं, क्योंकि वो अपने इस लेवल के नॉलेज से मैनेज कर रहे हैं। जब उनके नॉलेज को अपग्रेड कर देते हैं तो उनको आपका मकसद समझ में आना शुरू हो जाता है। तो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा केयर, और चेंज प्रोसेस में कम्युनिकेशन ही की रोल प्ले करती है। जब आप ये काम करते हैं, और कम्युनिकेशन बहुत अप एंड डाउन दोनों करनी होती है। आपको अपनी टॉप टीम को भी लूप पे लेना होता है कि आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, और साथ में आप नीचे टीम को भी लेके चलते हैं। तो आई थिंक वो जो आपका रोल है सबको लेके चलने का, और एट द एंड जो प्रोसेस है उसका रीजन क्या है वो बड़ा क्लियर है। प्रोसेस फॉर द सेक ऑफ प्रोसेस के वो आपके टाइमलाइन को बढ़ा रहा है, तो लोग क्वेश्चन करेंगे, यार पहले जब 4 दिन में होती थी अब 2 दिन में 6 दिन में क्यों हो रही है। बट इफ यू हैव अ बेटर रीजन ऑफ prolonging a process but having a better result, then everybody start accepting. So I think शुरू का जर्नी मुश्किल, when your process start yielding results, people start believing in you, believing in supply chain. So I think it's both what and how going together. और leadership का जो रोल है वो बड़ा important है, और लोग अपनी नॉलेज को अपग्रेड करेंगे तो समझें क्या काम है उनका। आप प्रोक्योरमेंट करते हैं तो प्रोक्योरमेंट में अगर आप, एंड आई थिंक कंपनी सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट से पैसा सेव होता है। अगर अच्छी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, स्मार्ट प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो आप कंपनी को बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन को बेहतर कर रहे हैं। तो अगर आप प्रोक्योरमेंट बैठे हैं और आपको नेगोशिएशन करने नहीं आती, तो ये कंपनी का मसला नहीं है, ये हमारा मसला है। तो सिमिलरली हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड करके, प्रोसेस को सही करके, और कंपनी को वो रिजल्ट दे जो सप्लाई चेन देती है सक्सेसफुल कंपनीज के अंदर, तो आई थिंक वो एक्सेप्टेंस जो है बढ़ जाती है। तो इट्स अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही। तो सर आपको ऐसा फील होता है कि सब जिस तरह, मतलब मेरा एक अपना एक एक्सपीरियंस रहा है कि जहाँ पे मैंने
एक सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के बाद मैंने लोगों के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कसरत से देखी, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग वहाँ पे ये बातें करना शुरू हो गए कि यार अब ये सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गई है ना, ये हमारी नौकरी खा जाएगा सिस्टम, इसकी वजह से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो क्या आपने इन चैलेंजेस को भी फेस किया अपने कैरियर में कि जिसमें आपने ये देखा हो कि लोगों के अंदर ये सोच डेवलप हो रही हो कि सप्लाई चेन के आने की वजह से या इस डिपार्टमेंट के क्रिएट होने की वजह से हमारी नौकरियों के लाले पड़ जाएंगे? बिल्कुल सही है। देखें, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, डेफिनेटली सप्लाई चेन भी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन डिजिटलाइजेशन भी हो रही है, ठीक है ना। और अगर आज से बहुत पहले चाहें तो लोग एक वो 13 लाइनों की बुक होती है, इस पर अपने सारे हिसाब किताब मेंटेन करते थे, अब वो सारी एक्सेल शीट पे मेंटेन होती है, ठीक है ना। तो अगर आप अपना एक्सेल नहीं सीखेंगे, अब उसमें आपको समझ आएगी कि जो टाइम काम आप 6 घंटे में कर रहे थे वो 2 घंटे में कर रहा है कंप्यूटर, तो एट द एंड यू हैव मोर टाइम टू डू सम अदर वर्क, आप दूसरा काम कर सकते हैं, आपको ये एडवांटेज मौजूद है। फियर अपनी जगह होता है, लेकिन बात सारी ये है कि अब अगर बंदे को, आप जिसने कभी कंप्यूटर ना चलाया हो, अब आप लेके आ जाएंगे तो उसका पहला काम तो आपको सिखाना पड़ेगा ना। अगर आप उसको, तो आई थिंक पहली जॉब ये होनी चाहिए कि आप उसको यूटिलाइज करें। देखिए, एक लीडरशिप का जो सबसे अच्छा रोल ये होता है कि आप अपने लायबिलिटीज को ना एसेट्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो अगर मैं एक अच्छा लीडर हूँ, अच्छा बॉस हूँ, अच्छा हेड हूँ, तो मैं बंदे को ज़ाया कर लेबल नहीं करने का लेबल नहीं लगाऊंगा, तो उसको बेहतर करूंगा सिखा के। सही। हाँ, अब वो आपके पेस के साथ आ गया और चल रहा है तो पिटी हो गया। अगर वो चलना ही नहीं चाहता और बिकम रोड ब्लॉक है, फिर उसको दूसरा इलाज करना पड़ेगा। सही। बट आपका पहला ये होना चाहिए कि सिखाएं, क्योंकि लोग अपग्रेड होंगे तो सिस्टम अपग्रेड होगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस आती है वैसे, बिल्कुल। देखिए, ये तो चेंज प्रोसेस का अलमिया है, रेजिस्टेंस तो लाजमी आएगी। और ये तो बहुत से लोग ओल्ड स्कूल तक प्लान बना लेते हैं, यार इनके अगेंस्ट बना लेते हैं। देखिए, चेंज तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो तो आना है, बाय हुक और बाय क्रुक। बंदा कंपनी में हो ना हो ये पता नहीं, चेंज जरूर होगा कंपनी में। हाँ, बिल्कुल आई थिंक ये क्लैरिटी बड़ी होनी चाहिए। आप किसी, आपके अतराफ में माहौल चेंज हो रहा है, ग्लोबली चेंज हो रहा है, आप उसको रोक तो नहीं सकते। अब देखिए, डिजिटलाइजेशन आई थिंक कोविड के अंदर ऑनलाइन जो बिजनेस था किस तेजी से बढ़े, कुछ बंद हो गए बिजनेस, अच्छे बड़े नाम खत्म हो गए, कुछ नाम कंटिन्यू कर रहे हैं। जिन्होंने अपने मॉडल के सस्टेनेंस की बुनियाद डाली वो चल रहे हैं, जिन्होंने बहुत जल्दबाजी करी, बहुत ज्यादा आपने कहा कि भाई मैं 10 मिनट में पहुंचा दूंगा चीज घर पे, ऐसा नहीं होता ना, आप उड़ के तो नहीं पहुंचाएंगे, प्रोसेस तो वही होगा। तो आई थिंक आपके फॉल्स क्लेम ने आपको मरवा दिया। सो आई थिंक हमें वो चीज, वो मॉडल, वो प्रोसेसेस को इनकलकेट करना चाहिए जो कि सस्टेनेबल मॉडल हो, जो लॉन्ग टर्म कंपनी को बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो ये लोगों को प्रॉब्लम होता है, लोगों को ये फियर होता है, जॉब का फियर पहला होता है। तो मैंने कहा ना, उस फियर को एड्रेस कर दो, मेरा काम है। और करते 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 फिर वो जो बाकी लोग हैं, जो आपकी टीम होती है, उसको आप पर ईमान आ जाता है कि यार ये नौकरी छीनने नहीं आए, ये तो बेहतर करने आए, और आई हैव मोर टाइम टू डू सम वैल्यूएबल वर्क रादर मैं एक बैठ के क्लरिकल काम करता रहूं। तो आई हैव टू स्टार्ट बाय यूजिंग माय ब्रेन। तो आई थिंक ये एक जर्नी है और ये हर जगह होता है। एंड आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ डिपार्टमेंट एचआर इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट देयर जॉब एज वेल, कि वो ऐसे क्रिएट करें, कोर्सेज क्रिएट करें, लोगों को समझाएं, बताएं, ट्रेनिंग्स क्रिएट करें। तो दे हैव टू, यानी जिन सारे फंक्शंस को मिलकर ही काम करना पड़ेगा ना। कोई सप्लाई चेन कोई आइसोलेटेड फंक्शन तो नहीं है ना, इट्स इंटीग्रेटेड फंक्शन। तो सारे हेड्स को सबको साथ लेके चलना, लोगों को ग्रूम करना, बताना, समझाना। आई थिंक जब किसी को किसी चीज का बेनिफिट बताते हैं तो फिर वो रियलाइजेशन शुरू करते हैं। तो जब बेनिफिट आना शुरू हो जाता है 5-6 महीनों के अंदर, तो वो जो स्ट्रेंथ पकड़ जाता है, वो सिस्टम जड़ पकड़ लेता है, फिर उसके रिजल्ट भी नजर आते हैं। तो नुमान साहब, टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सारी चीज़ों में? मतलब लाइक अगर मैं आपकी फील्ड की जैसे बात कर रहा हूँ, तो सप्लाई चेन के लिए टेक्नोलॉजी का होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से आपके सवाल का जवाब समझाता हूँ कि टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है सप्लाई चेन के अंदर या कंपनी के अंदर। अगर आपको याद होगा कि वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स भी एक सप्लाई चेन का पार्ट है, एक एरिया जो हम डिलीवर कहते हैं, जो फिजिकल मीन्स जब माल तैयार हो तो उसको पहुंचाना। आपको याद होगा पहले हम एक कॉन्सेप्ट था गोदाम। बिल्कुल। गोदाम कॉन्सेप्ट क्या था? माल आया, उसको डंप कर दिया आपने, जरूरत पड़ी आप लेगा उठा के। फिर गोडाउन कॉन्सेप्ट चेंज होकर वेयर हाउस बन गया। फिर वो चीज़ थोड़ी तरतीब से रखनी शुरू हो गई। फिर करते करते वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बन गए कि जहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
फिनिश गुड के और चीज़ों को डिफरेंट लोकेशंस पे। अगर मैं गो डाउन और भी चले जाऊँ तो वहाँ कॉन्सेप्ट वही बंदे हैं कंधे पर रख के माल ला रहे हैं, उतार रहे हैं और रख के चले जा रहे हैं, ठीक है। अब किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के अंदर जो मॉडर्न वेयर हाउस है उसके अंदर आई थिंक आपको इस तरह के लोगों की जरूरत ही नहीं। क्यों कि जो माल आ रहा है तो बंदे के पास हैंड एंड टर्मिनल है, वो अपना नोट कर रहा है क्या क्या माल आ गया, वो सिस्टम में फीड करता है। अनलोड होने के बाद सिस्टम कहते हैं यार वहाँ जाके रख दो, उस फलाने पैलेट पे फलाने हाइट जो स्टैकिंग हुई है 6 नंबर स्टैक हाइट पे 5 पैलेट पे रख दो। सिस्टम कह रहा है आपको, जो हम कहते हैं डब्ल्यू में वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम, डब्ल्यू में सिस्टम कहते हैं कहाँ रख दो। अब आपको भेजना है कि आपके पास ऑर्डर आ गया, आपने ऑर्डर सिस्टम में डाला, अब जो चीज़ पहले बनी हो पहले जानी चाहिए, पहले आइए पहले, कहते हैं फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, ये उसूल है किसी चीज़ की फ्रेशनेस होने का। तो जब आप सिस्टम में डालते हैं तो सिस्टम बताते हैं कि माल कहाँ से उठेगा, पिक कहाँ से होगा, वो पिक लिस्ट निकाल देता है कि 4 चीज़ इधर से 5 चीज़ उधर से उठाओ, सिस्टम बताता है, बंदा नहीं। क्योंकि जो ज़मीन रखी हो आसान है, जो चीज़ 6-6 9-9 8-8 स्टैक हाई पे रखी है आप चढ़ के देखेंगे क्या रखा हुआ है, सही बात है। सिस्टम कहता है यहाँ से पिक कर लो, इस लोकेशन से पिक कर लो, पिक कर लेता है, वो लोड हो जाता है। ये सिंपल सा एग्जांपल है कि डिजिटलाइज होने से आपकी लाइफ आसान हो रही है। अब वो कंधों में रखा, आपने रखा पैलेट, जिनका पैलेट पूरा है कि गाड़ी के अंदर चढ़ा रखती है। सिमिलरली अगर हम प्लान सोर्स बैक डिलीवर की बात करें तो एक हमेशा एक एंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम ERPs होते हैं। पहले MFG प्रो होता था, कोई फॉक्स प्रो पे काम करता था, अब SAP जैसे SAP आ रहा है, अब SAP का बदला SAP फॉर हाना, SAP फॉर हाना आ गया। तो अब सिस्टम के बगैर आप नहीं कर सकते। 2 चीज़ें, एक तो ट्रांसपेरेंसी रहती है, करेक्टनेस रहती है, और अगर आपकी एक फैक्ट्री चला रहे हो, आपकी फैक्ट्री के अंदर 500 SKUs बनते हैं, 500 आइटम बनते हैं, आप कैसे उसको ज़बानी याद, कैसे सिस्टम में रखें, सिस्टम आपको हेल्प आउट करता। तो ये जो डिजिटलाइजेशन है, जो सिस्टम बेस्ड अप्रोच है, और ऐसे नए मॉडल एप्स चीज़ें आती जा रही हैं। आपका एग्जाम्पल मैं उठको, आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री रन करते हैं, फिर आप थोड़ा पहले चले जाएं तो फैक्ट्री होती थी, फिर सेकंड रिपोर्ट आती कि फैक्ट्री ने क्या क्या प्रोड्यूस किया है। आप 24 घंटे बाद देखते थे फैक्ट्री कैसे चली, बचल गई, मशीन तो खराब ही चल रही थी, वो जनाब 100 के बजाय 50% प्रोड्यूस कर रही थी। सेकंड डे पता चल रहा है ना आपको, जब आपने रिपोर्ट रिव्यू की है। अब सिस्टम इस तरह जो हम कहते हैं, हम जब मशीन की एफिशिएंसी कहते हैं OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। अब ऐसे गैजेट्स आ गए, आप मशीन लगा दें, यानी बराह रास्त मशीन से उसकी OEE कैलकुलेट हो रही है हर मिनट। आपको देखना टाइम बेसिस पे, आप मैनेजर है, आपने अपने ऐप में देख लिया, आपने वहीं करेक्शन ले लिया, बिल्कुल, रादर कि आप 24 घंटे बाद डिसाइड करेंगे मशीन, तो वो तो टाइम बर्बाद हो गया। सो अब डिजिटलाइजेशन ने आपको इनेबल कर दिया, IoT बेस्ड ने और क्लाउड ने आपको इनेबल कर दिया कि आप देर एंड देन डिसीजन लेंगे, रादर कि आप, तो अब बात है अश्योरेंस की, क्या जो पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो सही बनता जाए, सही बनने के बाद चेक करने के ज़माने पुराने हो गए, लग जाए। सो डिजिटलाइजेशन आपको हेल्प करती है फास्ट डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, तो सर अगर मैं लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की बात करता हूँ, तो डू यू थिंक कि हमारे यहाँ जिस तरीके के नेटवर्क्स हैं, लाइक रेलवेज, रोडवेज विद इन पाकिस्तान, अगर हम लोग बात करें, तो ये चीज़ें आपके लिए आसानी पैदा करती हैं या मजीद मामले को ख़राब कर देती हैं, मुश्किल बना देती हैं? देखिए, लॉजिस्टिक डेफिनेटली सप्लाई चेन का पार्ट है, और पाकिस्तान के पास आई थिंक 3 तरीके मौजूद हैं। अगर देखा जाए, बाय एयर भी है, बाय शिप भी है, और बाय रोड भी है, बाय ट्रेन भी है। अनफॉर्चुनेटली जो एक बहुत सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन है, वो अभी तक हमने इफेक्टिवली यूज नहीं हुआ। वो होता है, ट्रेन यहाँ से इस्लामाबाद लाहौर 24 घंटे पहुँच जाती है, 26-30 घंटे इस्लामाबाद पहुँच जाएगी, कराची से या पिंडी पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं, लोडिंग अनलोडिंग ये सारी फैसिलिटीज़ अगर हों तो हम कोई 20-30% कॉस्ट को और कम कर सकते। एंड आई एम श्योर जब यहाँ से डबल ट्रैक बन जाएगा और थोड़ा सा सिस्टमाइज हो जाएगा, तो अभी प्राइवेट ट्रेन आई हैं, बट प्राइवेट आई थिंक लगेज ट्रेन शायद नहीं है, तो चल तो रहा है, अभी बहुत सी कंपनी यूज़ कर रही है, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बट अगर हम इस ट्रेन को ऑप्शन को एक्सप्लोर करें, तो मैं आज भी समझता हूँ कि मैंने तक हर कंपनी में एफर्ट करी ट्रेन के ऑप्शन के, लेकिन समा वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सका। और ये एक नहीं कि 2, 4, 5, 6 कंपनियां मिलेंगी तो आप एक पूरी बोगी को या पूरी ट्रेन को बुक कर लें, 50 बोगी। तो आई थिंक दिस इज अ फास्टेस्ट एज वेल एज चीपर रूट
बट अनफॉर्चुनेटली हमने मोटरवेज उस पर ज़्यादा काम किया। हमने ट्रेन को, आप दुनिया में देखें ट्रेन के स्ट्रक्चर्स को, अगर हम थोड़ा मैक्सिमाइज तो हम आज भी शायद 10-15% कॉस्ट कम कर, तो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से ज़्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक कंटेनर यहाँ से इस्लामाबाद 5 दिन में पहुँचता है, ट्रेन 30 घंटे पहुँच जाती है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आप टाइम कम कर सकते हैं, इन्वेंट्री कम कर रख सकते हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। इसको आई थिंक गवर्नमेंट को भी चाहिए और शायद दोनों प्राइवेट एंड गवर्नमेंट के मिल के कोई एक करना चाहिए जिससे हम रास्ता बना सकें। तो नुमान साहब, इतना टाइम आपने हमें शुरू में भी बताया कि आप जो है वो टीचिंग जो है वो आपके ब्लड में रही है, आपका पूरा बैकग्राउंड रहा है इससे रिलेटेड। अभी भी आप जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ मतलब ऑन एंड ऑफ चीज़ों में अटैच रहते ही हैं। क्या लगता है आपको कि सर लोग इस प्रोफेशन को, इस करियर को सीरियसली हमारे यहाँ ले रहे हैं जो जिन बिजनेस स्कूल्स में आप जा रहे हैं, या ओवरऑल एक अगर हम एजुकेशनल सेटअप की बात करें तो इस सप्लाई चेन के करियर को जो है वो इफेक्टिवली प्रमोट किया जा रहा है? देखिए, आई थिंक अब जैसे मैं यूनिवर्सिटी जाके बुलाते हैं पढ़ाने चले आता हूँ, जैसे ऑनरी लेक्चर लेता हूँ मैं, जितनी कराची यूनिवर्सिटी या कोई और ऑनलाइन भी हमने एक दूसरी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट किया है, सब जगह सप्लाई चेन का कोर्स तो मौजूद है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम मैं कसबित जो खादिम रशीद बुखारी में बुलाए थे, तो हमने उनका करिकुलम रिव्यू किया उनके साथ, डेफिनेटली अपनी इनपुट दी मैंने उनको सप्लाई चेन की। तो सप्लाई चेन एग्जिस्ट कर रहा है और बहुत से बच्चे हैं जिनको अब सप्लाई चेन इंटरेस्ट है। जब हम इंटर्नशिप का लोग आते हैं, वो अपने बाय चॉइस सप्लाई चेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो एक चॉइस मौजूद है, कोई पुश नहीं कि आप सप्लाई चेन करें, लेकिन ज़रूरत इस बात की कि हम इसको बहुत प्रैक्टिकल सतह पे लेके जाएं। और जिसकी एक अच्छी इस मिसाली के जो इंटर्नशिप लोग बच्चे करने आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, हमारे पास भी आते हैं और जगह आते हैं, तो उनका दिमाग खोलते हैं, उनको प्रैक्टिकल असाइनमेंट मिलता है करने के लिए। तो जो इंटर्नशिप है आई थिंक वो 3rd ईयर 4th ईयर तो मौजूद नहीं होनी चाहिए, हर साल बच्चों को इंटर्नशिप जानी चाहिए। आई थिंक दुनिया के अंदर अकेडमी है और इंडस्ट्री का लिंक है, हमारे यहाँ है, पहले से बेहतर है, ये और बेहतर हो सकता है, क्योंकि बहुत सी जगह दुनिया के अंदर इंडस्ट्री के प्रॉब्लम जो होते हैं अकेडमी के पास आते हैं सॉर्ट आउट होने के लिए, वो हल करके देखते हैं। तो आई थिंक इसमें बहुत काम हो सकता है। और मैं जो बहुत से इदारों से लिंक हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका एक ही मकसद है कि लोगों को पता चले सप्लाई चेन क्या बेनिफिट कंपनी को दे सकती है। बिजनेस के वो एक बिजनेस इनेबलर है, आप उसके बिजनेस से अलग नहीं देख सकते, ये एक सपोर्ट फंक्शन नहीं है, तो एक बिजनेस फंक्शन जो वैल्यू क्रिएट कर सकते। तो हमारी यूथ के अंदर वो आपको स्पार्क नजर आ रहा है रिलेटेड टू दिस? नहीं, बच्चे बहुत, मैं बताऊँ जो जनरेशन है ना, बच्चे बहुत फास्ट लर्नर है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में उन्होंने आँख खोली है और वो बहुत फास्ट है। तो मैं देखा कि बच्चे कुछ दिनों में कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। अभी लास्ट टाइम एक बंदा IB बच्चे था, हमने उसको IB प्लानिंग का काम कराया, एंड आई थिंक इज डन अ वंडरफुल जॉब फॉर मी इन 1.5 month। सो आई थिंक पोटेंशियल है, मौजूद है, पोटेंशियल को टैप करना, उनको ग्रूम करना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो आई थिंक द रीज़न वाई आई एम वर्किंग लॉट ऑफ, मैं जो सैटरडे वगैरह इन्हीं कामों में जाता है पढ़ाने की, करने, या बहुत सारे जैसे CILT है वहाँ का, तो मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ, वहाँ का ट्रेनिंग एंड एजुकेशन जो प्लर है मैं उसको एज अ कन्वीनर लीड करता हूँ, या विलात है वुमेन लॉजिस्टिक्स उसका मैं एडवाइज़र हूँ, या कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ मैं जनरल बॉडी के अंदर हूँ। तो आई एम डूइंग वर्क, जैसे इंडस यूनिवर्सिटीज़ का और एक मेंबर हूँ मैं। सो आई एम डूइंग दिस वर्क एंड द रीज़न इज़ दैट बीइंग अ सप्लाई चेन पर्सन आई हैव टू क्रिएट अवेयरनेस इन एवरी एरिया। सभी लास्ट टाइम भी एक पाकिस्तान का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक कमेटी बनी है एडल्ट्रेशन पे और प्रोडक्ट से, उस पर तो 2 साल के लिए मैं भी उसका मेंबर मुंतखब हुआ स्टैंडिंग कमेटी का। तो अभी हमारी लास्ट मीटिंग थी मंडे को। सो अगेन माई जॉब इज सिमिलर, सो हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ सप्लाई चेन एंड गिव देम दैट हाउ सप्लाई चेन कैन क्रिएट सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक ये रोल है, और आई थिंक मैं सप्लाई चेन प्रोफेशनल लोग समझता हूँ कि उन सबको ये रोल प्ले करना चाहिए, ताकि इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा और ज़्यादा इंडस्ट्रीज के इसके बेनिफिट को समझेगी। तो आई थिंक एक रोल है जो हमें कॉन्स्टेंटली प्ले करना चाहिए। सर बहुत मज़ा आया मुझे आज आपसे बात करके, और हमारी ये जो कॉन्वर्सेशन हुई ना सारी, इसको मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि बड़ा मुश्किल होता है पूरी किताब को एक 40 मिनट या 50 मिनट की सिटिंग में कंप्लीट कर लेना। और गोइंग फॉरवर्ड अगर मुझे ये इस प्रोफेशन से रिलेटेड या आफ्टर द फीडबैक ऑफ दिस एपिसोड अगर मुझे कोई और चीज़ें भी समझ में आती हैं तो मैं बिल्कुल आपको दोबारा ज़हमत दे सकता हूँ, ये आप बिल्कुल अपने जहन में रखिएगा। तो सर कोई फाइनल मैसेज जो आप देना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से हमारे? आई थिंक जो
जो इम्पोर्टेंट स्पेशली जो बच्चे सप्लाई चेन पढ़ रहे हैं और उसको अपना कैरियर देखते हैं, तो आई थिंक दे हैव चूज अ राइट थिंग। तो उनको ना एक सही चीज़ मुंतखब करिए अपने कैरियर के लिए, लेकिन उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। और सप्लाई चेन बहुत ही ज़बरदस्त कैरियर है, मैं नहीं समझता किसी फंक्शन से के तौर पर वो नीचे है, कम मुकाबला नहीं है, एट पार है ये सारे फंक्शंस के। और उनको चाहिए कि डिटर्मिनेशन के साथ और कुछ करने की जुस्तजू के साथ ही करें, तो बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ चेंज करने के लिए। बट दे ऑल हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट दिस हैज़ टू ग्रो थ्रू अ चेंज प्रोसेस। कि ऑर्गेनाइजेशंस भी और कंपनीज भी, पाकिस्तान भी चेंज प्रोसेस से गुजर रहा है। तो एक चेंज को मैनेज करने की सलाहियत के साथ अगर हम इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं तो हम यकीनन कंपनी को बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नुमान साहब। Thank you, Kashif. Thanks for inviting me, and I think it's lovely sitting with you for almost an hour. Thank you so much. My pleasure. जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड एंड आई होप कि मेरी और नुमान साहब की आज की कन्वर्सेशन आप लोगों को पसंद आई होगी और बहुत हेल्पफुल रही होगी उन लोगों के लिए जो कि सप्लाई चेन के शोबे से मुंसलिक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो कि अभी अपनी एजुकेशनल जर्नी के दौरान चल रहे हैं और सप्लाई चेन के इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को। मुझे तो नुमान साहब से बात करके आज बहुत मज़ा आया। तो सोशल मीडिया के चैनल्स पे आपने हमें फॉलो करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग अ डिफरेंस। दिस इज़ द आम आदमी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।